आइए आज भारत के अद्भुत भूगोल की एक यात्रा पर निकलते हैं। सोचिए, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ विशाल मैदान और फिर खूबसूरत समुद्र तट। देखते हैं कि ये सारी विविधता मिलकर कैसे एक देश को बनाती है। और हमारी इस यात्रा का सार भी यही है, ये समझना कि इतनी अलग अलग तरह की ज़मीन, इतनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कैसे एक देश को जोड़कर रखती है। मतलब ये कहानी सिर्फ ज़मीन की नहीं है, बल्कि उस एकता की है जो इसी विविधता से जन्म लेती है। तो हमारे इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत कितना विशाल देश है, फिर चलेंगे उत्तर के पहाड़ों की तरफ, उसके बाद विशाल उत्तरी मैदानों को जानेंगे, फिर बारी आएगी पठार और मरुस्थल की, और फिर हम देखेंगे भारत के तटों और द्वीप समूहों को, और आखिर में इन सबको जोड़कर समझेंगे कि विविधता में एकता का मतलब क्या है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत आखिर कितना बड़ा है और दुनिया के नक्शे पर कहाँ आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल है करीब 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा इलाका है और ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और इसका फैलाव भी जबरदस्त है। अगर हम उत्तर में लद्दाख से लेकर एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो ये दूरी है लगभग 3200 किलोमीटर। और वहीं पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसकी चौड़ाई करीब 2900 किलोमीटर है। अच्छा, भारत के इतने बड़े पूरब पश्चिम फैलाव की वजह से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या कभी सोचा है कि देश के दो सिरों के लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का फर्क हो सकता है? तो फिर ऐसा कैसे होता है कि पूरे देश में हमारी घड़ियां एक ही टाइम दिखाती हैं? तो इस टाइम की पहेली का जवाब है स्टैंडर्ड मेरिडियन या मानक याम्योत्तर। हुआ ये कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर जो लोकल टाइम होता है, उसी को पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया, और बस इसी वजह से हमारी सबकी घड़ियां एक साथ चलती हैं। चलिए अब अपने सफर का रुख उत्तर की तरफ मोड़ते हैं। चलते हैं उस महान पर्वत श्रृंखला की ओर जो एक प्रहरी की तरह भारत की उत्तरी सीमा पर खड़ी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हिमालय एक ही पहाड़ है, पर ऐसा नहीं है। ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस हैं। सबसे नॉर्थ में है ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर हैं। फिर उसके थोड़ा दक्षिण में आता है मिडिल हिमालय यानी हिमाचल। जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं वो ज्यादातर यहीं बसे हैं। और सबसे साउथ में है शिवालिक रेंज। तो अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं दक्षिण की तरफ, और यहाँ हम पहुँचते हैं विशाल, एकदम समतल और उपजाऊ मैदानों में। इन्हें भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ये मैदान इतने उपजाऊ क्यों हैं? तो इसका सारा क्रेडिट जाता है उन बड़ी बड़ी नदियों को जो पहाड़ों से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ जमीन अच्छी होगी, खेती होगी, वहीं लोग भी ज्यादा बसेंगे। इसीलिए ये इलाका बहुत घनी आबादी वाला है। तो ये जलोढ़ निक्षेप या अलूवियल डिपॉजिट्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही बारीक मिट्टी होती है जो वो नदी घाटियों में जमा कर देती हैं। समझ लीजिए यही वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो उत्तरी मैदानों को खेती के लिए इतना रिच बनाता है। चलिए अब थोड़ा और दक्षिण की तरफ चलते हैं, भारत के प्राचीन पठारी हिस्से की ओर, और फिर वहां से पश्चिम की तरफ मुड़ेंगे सूखे रेगिस्तान को देखने। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक बहुत बड़े ट्रायंगुलर पठार जैसा है। इसकी जमीन काफी ऊंची नीची है और इसके नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर है अरावली रेंज। और ये कोई ऐसी वैसी रेंज नहीं, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इस पठार के दोनों किनारों पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, वो एक लगातार चलने वाली बिना टूटी हुई रेंज है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट जो है वो बीच बीच में टूटा हुआ और ऊबड़ खाबड़ है। अब तक हमने जो भी इलाके देखे उनसे एकदम अलग है भारत का पश्चिमी हिस्सा। यहाँ है महान भारतीय मरुस्थल यानी द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये एक सूखा, गर्म और रेतीला इलाका है जहाँ बहुत ही कम पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। चलिए अब जरा भारत के किनारों की ओर चलते हैं, इसके तटीय मैदानों और द्वीप समूहों को देखने। भारत की मेन जमीन के अलावा 2 बड़े आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स जो अरब सागर में केरल के तट से थोड़ी दूर पर हैं,
और दूसरा है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अभी अभी हमने बात की कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप यानी कोरल आइलैंड्स हैं, पर इसका मतलब क्या होता है? ये कोरल आखिर होता क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। और इसका जवाब तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। प्रवाल या कोरल असल में छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। होता ये है कि जब ये पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनका कंकाल वहीं रह जाता है, फिर नए पॉलिप्स उसी कंकाल के ऊपर पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, और ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलता रहता है, परत दर परत, और इसी से ये खूबसूरत आइलैंड्स बन जाते हैं। तो अब हम अपने सफ़र के आखिर में आ गए हैं। तो चलिए, जो भी अलग अलग लैंडस्केप्स हमने देखे उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? बर्फीले हिमालय से। फिर हम पहुंचे उपजाऊ मैदानों में, वहां से प्राचीन पठारों पर गए, फिर रेतीले रेगिस्तान को देखा और आखिर में खूबसूरत द्वीपों का सफ़र किया। ये एक छोटा सा टूर था भारत की ज़बरदस्त ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर एक ही देश के अंदर इतनी तरह की ज़मीन हो सकती है, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप, तो ज़रा सोचिए, ये इस देश में रहने वाले लोगों, उनकी संस्कृतियों, उनकी भाषाओं और उनके जीने के तरीकों की विविधता के बारे में क्या बताता है? शायद यही विविधता ही तो भारत की असली पहचान है।